अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, फोर्स एंड प्रेशर, ये हमारा लेसन है। और एक्सरसाइज इस वीडियो में हम 3 सवाल जो हैं इनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ए blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? कि एक ब्लैक स्मिथ जो है ये हथौड़ा इस्तेमाल करता है गर्म लोहे के गर्म पीस पे जब वो कोई भी औजार बना रहा होता है। हम जितने भी औजार देखते हैं, जितने भी हम टूल देखते हैं लोहे के बने हुए, जब इनको बनाते हैं सबसे पहले इनको गर्म किया जाता है, फिर हथौड़े से उस लोहे के पीस को पीटा जाता है। तो जब पीटते हैं, पीटने के बाद वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया टूल जो है वो बनाते हैं। ये कह रहा है कि जब एक लोहार हैमर करता है लोहे के गर्म पीस को, जबकि वो उसको एक नई चीज बना रहा होता है, एक नया औजार बना रहा होता है। सो हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन? तो कैसे जो फोर्स जो वो अप्लाई कर रहा है ड्यू टू हैमरिंग से, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा उस पीस ऑफ आयरन को जो कि हार्ड पीस है। तो इसका आंसर है हमारे पास, द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग कॉज द चेंज इन द शेप ऑफ आयरन। वो फोर्स जो अप्लाई करेगा ड्यू टू हैमरिंग का चेंज द शेप ऑफ आयरन, उससे क्या होगा, ये जो आयरन का हॉट पीस है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। हमने अक्सर देखा है, मैं आजकल तो बहुत सारे वीडियोस भी इस पे आते हैं कि उससे हैमरिंग से क्या होता है कि लोहे का जो भी पीस होता है उसकी शेप जो है वो चेंज होती जाती है। एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू, आयरन जो है वो मोल्ड किया जाता है, बनाया जाता है इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल। रिक्वायर्ड टूल क्या है, यानी जिस औजार की आपको ज़रूरत है। हाँ, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वो लोहे का जो गर्म पीस है उसकी शेप को बदलने के लिए, और वो अपने मुनासिब के लिहाज से, अपनी ज़रूरत के लिहाज से उसका नया औजार बनाते हैं, इसीलिए वो हैमरिंग करते हैं। क्वेश्चन 7, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. कि एक बैलून जो है वो प्रेस हो जाता है किसी भी दीवार के साथ जब उसको रब करते हैं विद पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। कोई भी सिंथेटिक क्लॉथ के पीस के साथ हम जब इन्फ्लेटेड बैलून को रब करेंगे तो क्या होगा, वहां कौन सी चीज पैदा होगी। तो इट वाज फाउंड दैट बैलून स्टिक टू द वॉल। इससे ये पता चलेगा, रब करने के बाद ये पता चलेगा कि बैलून जो है वो स्टिक हो जाएगा, चिपट जाएगा वॉल के साथ। सो व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द वॉल बैलून एंड द वॉल? तो कौन सी फोर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये जो अट्रैक्शन पैदा की है बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, यानी बैलून और वॉल के दरमियान जो अट्रैक्शन पैदा की है वो कौन सी फोर्स है। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब लाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह ये है, ऑन रबिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून विद ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट बिकम चार्जेड। देखिए, हम जब रब करेंगे किसी भी बैलून को सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, तो जब हम उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे आपस में, तो इट बिकम चार्ज, तो उसके अंदर चार्ज पैदा होगी। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा था कि किस तरह एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी जो है वो आपस में अट्रैक्ट करती हैं। when the charge balloon pressed against a wall, तो जब इसको प्रेस कर देंगे किसके, वॉल के साथ, इट स्टिक टू द वॉल, तो ये क्या होगा, ये स्टिक हो जाएगा वॉल के साथ। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स जो है जो चार्ज बैलून और वॉल के जो दरमियान होती है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जैसे हमने पढ़ा है कि ये फोर्स है जब एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के करीब आती है
तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह जब किसी भी इन्फ्लेटेड बैलून को आप सिंथेटिक क्लॉथ के साथ रब करोगे, फिर उसको आप कहीं पे भी दीवार के साथ या कहीं पे भी रख दोगे करीब में, तो जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट जो है वो उसको अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट containing water held above the ground level in your hand. Discuss why force acting on the bucket do not bring a change in the state of motion. कह रहा है कि उस फोर्स का नाम बताना है आपको कि जब एक प्लास्टिक की बाल्टी जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो वो जमीन से थोड़ा ऊपर रखी हुई है अपने हाथ में, तो वो दिखाना है कि उसका वो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, इसकी वजह क्या है। तो क्यों फोर्स जो है उस बकेट के ऊपर डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसके स्टेट ऑफ मोशन में वो क्यों कोई चेंज नहीं ला रही है। तो इसका आंसर है फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट आर एज फॉलो। दो चीजें हैं इसके अंदर। नंबर फर्स्ट, मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म एक्टिंग अपवर्ड। जो बाल्टी को ऊपर से हाथ में हमने उठाया है या किसी बॉडी ने भी उठाया है, उसने अपने मस्कुलर फोर्स को अप्लाई किया है, और वो मस्कुलर फोर्स जब उसने अप्लाई की है सो वो अपलिफ्ट करती है, वो एक्टिंग करती है अपवर्ड की तरफ, यानी उसको ऊपर ले जा रहा है। और दूसरी चीज क्या है, बी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म जो है ये एक्टिंग अपवर्ड्स है, बाजू के मसल की ताकत है वो इसको ऊपर की तरफ ले जा रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसको नीचे की तरफ ले जा रही है। जैसा कि हमने देखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से गिरती है वो नीचे की तरफ आती है, तो उसकी वजह यह है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए वो नीचे की तरफ आती है। कह रहा है कि सो बोथ द फोर्स डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। दोनों फोर्स जो हैं वो कोई भी स्टेट ऑफ मोशन के अंदर कोई चेंज नहीं ला रही है। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सें जो हैं ये एक्टिंग कर रही हैं, ये बराबर काम कर रही हैं टू इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, एक तो बराबर और दूसरा मुखालिफ पोजीशन में। सो दे कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, इसीलिए ये एक दूसरे का इफेक्ट जो है उसको कैंसिल कर देती है, यानी कोई भी चेंज वहां पे नहीं होती है। थैंक यू।